प्यारे बच्चों, आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। जैसा कि बच्चों आपको सर्वविदित है कि प्लेटो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। प्लेटो की राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय विषय है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था की स्थापना, किंतु उसका दृढ़ विश्वास था कि ऐसी व्यवस्था की स्थापना न्याय के अभाव में नहीं हो सकती। अतः उसके राज्य दर्शन में आदर्श नगर राज्य व्यवस्था के साथ साथ ही न्याय सिद्धांत का भी अत्यधिक महत्व है। संभवतः यही कारण है कि उसने अपने ग्रंथ को जहाँ मुख्य शीर्षक पेलितेइया का नाम दिया, वहाँ ही इसका उपशीर्षक दिकायोसून भी है। यूनानी भाषा में इन दोनों शब्दों का अंग्रेजी भाषा में क्रमशः अनुवाद है रिपब्लिक, अर्थात कंसर्निंग जस्टिस। हिंदी भाषा में इसका क्रमशः अनुवाद है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था तथा न्याय से संबंधित। वस्तुतः प्लेटो ने एक साथ ही इन दोनों शीर्षकों को स्वीकार करने का संकेत दिया है। उसकी आदर्श राज्य व्यवस्था का मुख्य आधार उसका न्याय सिद्धांत ही है। बार्कर ने सही लिखा है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्लेटो का न्याय एक अलग किस्म के न्याय की ओर संकेत करता है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में न्याय का कुछ अलग ही अर्थ है और प्लेटो के न्याय का अलग अर्थ है। जहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्लेटो के न्याय शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में नहीं किया गया है। वर्तमान काल में किसी कानूनी विवाद अथवा मुकदमा में न्यायाधीश द्वारा लिए गए फैसले को हम न्याय कहते हैं। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग उस कानूनी अर्थ में नहीं किया है। उसके लिए न्याय एक नैतिक व दार्शनिक अवधारणा है। वह वैचारिक एवं सामाजिक जीवन का आधारभूत सद्गुण अथवा अच्छाई है। भारतीय संदर्भ में इसे स्वधर्म की पालना ही न्याय कहते हैं, अर्थात व्यक्ति को जो कर्तव्य सौंपे जाते हैं, अर्थात जो उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, उन्हीं उत्तरदायित्वों को वह करे तो उसको हम न्याय कहते हैं, अर्थात स्वधर्म का पालन ही न्याय है प्लेटो के अनुसार। ठीक, तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को प्रकट करने से पहले तत्कालीन यूनान में प्रचलित विभिन्न न्याय सिद्धांतों का खंडन किया है और उसके बाद उसने अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अतः रिपब्लिक में वर्णित प्लेटो के न्याय संबंधी संपूर्ण विचारों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। प्लेटो से पहले की न्याय संबंधी अवधारणा। दूसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। यानी प्लेटो से पहले प्रचलित न्याय की अवधारणाएं। प्लेटो के समय में यूनान में न्याय संबंधी बहुत सारी विचारधाराओं का प्रतिपादन हो रहा है, जिनमें से प्रमुख हैं परंपरागत न्याय सिद्धांत तथा इसकी समीक्षा। बच्चों, न्याय संबंधी यह सिद्धांत परंपरागत नैतिक मूल्यों पर आधारित है। रिपब्लिक में न्याय के इस सिद्धांत को सिफालस तथा उसका बेटा पोलीमार्कस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सिफालस कहता है कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। इसी परंपरागत न्याय सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पोलीमार्कस कहता है, न्याय एक कला है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के साथ वही किया जाना चाहिए जिसके वह योग्य है, अर्थात शत्रु के प्रति
बुराई और मित्र के प्रति भलाई करना ही न्याय है। तो प्लेटो ने इस सिद्धांत को निम्नलिखित रूप में इसका खंडन किया है। पहला है, सर्वप्रथम प्लेटो सिफालस के इस मत से सहमत नहीं है। वह कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय हो सकता है। इन दोनों ही कार्यों अर्थात नीतियों को हम सदैव ही न्याय नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए किसी शत्रु राष्ट्र को अपने राष्ट्र के गुप्त रहस्य बताना सत्य भाषण तो हो सकता है, लेकिन वह न्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी प्रकार वह कहता है कि एक स्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति थोड़े अपना हथियार किसी दूसरे को देता है और थोड़े दिनों बाद वह व्यक्ति मान लो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, तो वह अब दूसरे व्यक्ति से अपने हथियार मांगता है, तो ऐसी स्थिति में वह उसको लौटा देना भी उचित नहीं मानता। तो इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में यह न्याय नहीं हो सकता। प्लेटो पोलीमार्कस के मत की भी समीक्षा करते हुए न्याय सिद्धांत में निम्नलिखित कमियां बताता है। यह कथन सत्य नहीं है कि न्याय एक कला है, क्योंकि न्याय व कला के लक्षणों में अंतर होता है। कला को किसी के प्रति अच्छाई अथवा बुराई दोनों के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि न्याय को सदैव ही अच्छाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा कार्य एक कला है। यह चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस कला के द्वारा बीमार व्यक्ति की बीमारी का अंत करे अथवा उसकी बीमारी में वृद्धि करे। यदि न्याय को कला मान लिया जाएगा तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। स्वयं न्याय की भावना के विरुद्ध है, अतः यह न्याय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बच्चों, जैसे चिकित्सक यह जानता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक बीमारी है, तो वह अगर न्याय को हम कला मानते हैं तो वह अपनी कला से उस बीमारी को घटा भी सकता है और उस बीमारी को बढ़ा भी सकता है। यह कार्य न्याय नहीं कहा जा सकता है। प्लेटो के अनुसार दूसरा उसका खंडन है कि यह विचार भी दोषपूर्ण है कि मित्र के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना न्याय है। प्रथम, प्लेटो ये कहता है कि अनेक बार यह देखने में आता है कि शत्रु जो होता है ऊपर से नाटक करते हुए हमें अपने मित्र जैसा दिखाई देता है, और कई बार क्या होता है कि मित्र जो होता है वह वास्तव में हमारा मित्र नहीं होता, वह शत्रु होता है। ऐसी परिस्थिति में हम दोनों में पहचान करना मुश्किल समझते हैं, इसलिए इसको न्याय नहीं कह सकते। दूसरा तर्क ये कहता है, यह मालूम करना भी अमुक व्यक्ति स्वभाव में हमारा शत्रु है, वह हमारा शत्रु नहीं भी हो सकता, और जो हमारा मित्र है वह हमारा मित्र भी नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति में वह सही बात नहीं है। तीसरा खंडन कहता है कि पोलीमार्कस ने अपने न्याय सिद्धांत को व्यक्तियों के बीच शत्रुता एवं मित्रता के प्रसंग में स्पष्ट किया है। इस प्रकार उसका न्याय सिद्धांत मूल रूप से व्यक्तिवादी विचार है, किंतु प्लेटो का मत है कि न्याय की अवधारणा मूल रूप से एक सामाजिक विचार है और वह व्यक्ति की तुलना में सामाजिक हित को महत्व देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के परंपरावादी सिद्धांत का खंडन करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। दूसरा सिद्धांत है बच्चों क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत और उसकी समीक्षा। न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत न्याय का आधार शक्ति को मानता है। इस सिद्धांत में तत्कालीन यूनान के सोफिस्ट विचारकों का विश्वास था कि रिपब्लिक में इस सिद्धांत को सोफिस्ट विद्वान थ्रैसिमेकस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह न्याय संबंधी अपने सिद्धांत को दो रूपों में प्रकट करता है। पहला है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रैसिमेकस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना हित चाहता है और वह उसे ही न्याय समझता है, किंतु व्यवहार में केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने हितों की पूर्ति में सफल होते हैं और उसे ही वे न्याय समझते हैं।
किसी समाज में सरकार अर्थात शासक वर्ग ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, अतः सरकार का हित ही न्याय होता है। थ्रेसिमेकस का कहना है कि शासन एक कला है और शासक इस कला का प्रयोग करके अपने हित में कानून बनवाते हैं और उसका प्रजाजन उससे पालन करवाते हैं, अर्थात यही न्याय है, तथा इन कानूनों का विरोध करने वालों को दंडित करते हैं। इस प्रकार थ्रेसिमेकस के अनुसार सभी राज्यों में शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात हम यूँ कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत ही न्याय है। थ्रेसिमेकस का दूसरा सिद्धांत है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ होता है। देखिए बच्चों, ये कैसे होता है। थ्रेसिमेकस इन निम्नलिखित तर्कों के आधार पर इसको सिद्ध करने की कोशिश करता है। जहाँ थ्रेसिमेकस ने न्याय की प्रथम व्याख्या शासकों की दृष्टि से की है, वहाँ ही उसने अपने न्याय सिद्धांत की दूसरी व्याख्या शासितों की दृष्टि से करता है। वह कहता है कि शासकों की दृष्टि में जो न्याय होता है वह शासितों की दृष्टि में अन्याय होता है, किंतु व्यवहार में शासितों की तुलना में शासक अधिक प्रसन्न दिखाई देता है। अतः थ्रेसिमेकस निष्कर्ष निकालता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ होता है और न्यायी पुरुष की तुलना में अधिक प्रसन्न व सुखी होता है। वह इस संबंध में कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता है। जैसे जब कभी न्यायी व अन्यायी पुरुष व्यापार में साझा करते हैं, अर्थात दोनों साझे रूप में व्यापार करते हैं, तो व्यापार की समाप्ति पर देखना कि अन्यायी व्यक्ति कभी भी ठगाता नहीं है, अर्थात वह जब लाभ की बारी आएगी तो अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा लाभ कमाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कभी ऋण देने की बात आती है, जैसे हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, जैसे इनकम टैक्स की बारी आती है या उस समय राजाओं की जब बारी आती थी, तो जब उसको राज्य टैक्स लगाता है तो अन्यायी व्यक्ति जो होता है वह कम टैक्स भरता है और न्यायी व्यक्ति अन्यायी व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा टैक्स भरता है, अर्थात वह ईमानदारी से इसका पालन करता है। ठीक है, तो मैं जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा था, जैसे इनकम टैक्स है, एक दुकानदार है, दुकानदार के पास कितनी कमाई है इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। एक छोटा दुकानदार भी हम सरकारी कर्मचारियों से हो सकता है ज़्यादा कमाते हो, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से गवर्नमेंट का एक पैसा भी इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारा रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें हमारी सैलरी का लेखा जोखा रहता है, तो ऑटोमेटिक ही हम उससे किसी प्रकार से छुपा नहीं सकते। तो हम जिस प्रकार से, तो थ्रेसिमेकस भी यही बात कहता है कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति की तुलना में लाभ में अधिक रहता है। नेक्स्ट है बच्चों इसके आगे, प्लेटो ने थ्रेसिमेकस के क्रांतिकारी सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में खंडन किया है, अर्थात उसकी आलोचना की है। वह कहता है कि न्याय केवल शक्तिशाली का हित नहीं है। प्लेटो थ्रेसिमेकस के इस विचार से अर्थात इस कथन से का समर्थन करता है कि शासन एक कला है, किंतु वह कला के ऐसे लक्षण बताता है जिसके सिद्ध होना सही है। न्याय का अर्थ शक्तिशाली का हित नहीं है, अपितु शक्तिशाली द्वारा सार्वजनिक हित की वृद्धि करना होता है। प्लेटो के अनुसार किसी व्यक्ति की कला का उद्देश्य अपने से संबंधित वस्तु के दोषों को दूर करना है, अर्थात उसकी बुराइयों को दूर करना है। वह कलाकार ही कर सकता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा की कला का उद्देश्य रोगी के मर्ज का इलाज करके उसे स्वस्थ करना है, न कि चिकित्सक की स्वार्थ पूर्ति करना। इसी प्रकार पशुपालन भी एक कला है, अर्थात देखिए गडेरिया जो होता है वह अपने पशुओं की सेवा करता है, उसका मांस भक्षण नहीं करता है। अतः ये ठीक ही बात यह बात शासन की कला पर भी लागू होती है। शासक शक्तिशाली का
कार्य प्रजा अर्थात निर्बलों के हित की रक्षा करना ही है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं है। दूसरा है अन्याय न्याय से श्रेष्ठ नहीं है। प्लेटो ने थ्रेसिमेकिस की इस विचार का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ होता है और अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रसन्न व सुखी होता है। इस बारे में प्लेटो इन चीज़ों का खंडन करते हुए कहता है। प्लेटो कहता है कि अन्यायी व्यक्ति सही मायने में बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह ऐसी अपनी सीमा नहीं जानता। उसे यह नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, वह अपनी सीमा के बाहर चला जाता है। अर्थात वह देखिए कि जिस प्रकार से एक वीणा होती है, अर्थात उसके वीणा के तारों को अपन खींचते हैं तो उसको ये नहीं पता कि कितनी मात्रा में इसके तारों को खींचना चाहिए और कितने में नहीं, क्योंकि वह अगर उस वीणा के ज़्यादा तारों को अधिक खींच देगा तो वह टूट जाएंगे और बिल्कुल ही ढीला छोड़ देगा तो उसमें से कोई सुर नहीं निकलेगा। सेकंड खंडन वह करता है कि न्याय में स्वयं की शक्ति होती है, जिसके कारण न्यायी व्यक्तियों में एकता उत्पन्न होती है और उसकी अस्तित्व बनी रहती है। इसके विपरीत अन्याय से व्यक्तियों की एकता का अंत होता है। अतः अन्याय में शक्तिहीनता होती है और इस प्रकार व्यक्तियों के अस्तित्व को भी खतरा रहता है। प्लेटो तीसरा खंडन करते हुए कहता है कि प्लेटो बताता है कि न्यायी व्यक्ति की तुलना में अन्यायी व्यक्ति कभी भी सुखी या प्रसन्न नहीं हो सकता। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित कार्य अर्थात गुण होता है। उदाहरण के लिए आँख का कार्य है देखना और वह भी अच्छा देखना। यह आँख के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार मानव आत्मा का कार्य है जीवित रहना और उसका गुण है न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करना। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार न्यायपूर्ण जीवन बिताता है तो वह अधिक प्रसन्नता व सुख का अनुभव प्राप्त करता है, किंतु एक अन्यायी व्यक्ति अपनी आत्मा के इस गुण के विपरीत जीवन बिताता है और वह अपनी इस कमजोरी को जानता भी है कि वह न्यायी की तुलना में न तो कभी ज़्यादा प्रसन्न होता है और न ही ज़्यादा सुखी हो सकता है। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक यही, कल हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।